मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज सुजानगढ़, बीए पार्ट फर्स्ट की क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे कार्यपालिका। कार्यपालिका, जैसा कि हम सब जानते हैं, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत में हम सरकार के 3 पृथक पृथक कार्यों को देखते हैं। ये 3 पृथक पृथक कार्य निश्चित रूप से 3 अंगों को सुनिश्चित करते हैं। और शक्ति पृथक्करण सिद्धांत ने, जो मॉन्टेस्क्यू ने दिया था, इस बात को बताया कि अगर एक ही सरकार का अंग या सरकार पूरी तरह से केंद्रीकृत शक्ति के रूप में कार्य करेगी तो जनता की या नागरिक की स्वतंत्रता और अधिकार खतरे में पड़ जाएंगे और शासन भी अत्याचारी हो जाएगा। ऐसी स्थिति में सरकार के 3 कार्यों को सुनिश्चित किया गया और इन 3 कार्यों को 3 अलग अलग अंगों के माध्यम से किया जाए, ये भी माना गया। जब लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने जन्म लिया तो उसमें तीनों अंगों को पृथक रखने का प्रावधान सामान्य तौर पर किया गया। ये बात अलग है कि वो 3 समान शक्ति वाले जो अंग हैं, उन शक्तियों को कहीं ना कहीं समन्वय के माध्यम से जोड़ा गया। और हमने अपनी पिछली क्लास में उसमें पढ़ा था कि नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत ने तीनों अंगों को एक दूसरे से जोड़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्यपालिका का संगठन। निश्चित रूप से सरकार के 3 अंग हैं और सरकार के 3 अंग समान शक्ति वाले हैं। व्यवस्थापिका कानून का निर्माण करती है, कार्यपालिका उन बने हुए कानूनों को लागू करती है और न्यायपालिका ये देखती है कि जो कानून बनाए गए हैं और जो लागू किए जा रहे हैं वो सुचारू रूप से कार्य करें, और यदि ऐसा नहीं होता तो वो उसके संबंध में उन्हें लागू करवाने की व्यवस्था करती है, न्याय करती है। राज्य के जो महत्वपूर्ण कार्य हैं वो सामान्य तौर पर वर्तमान में अगर हम देखें तो कार्यों का इतना विस्तार हो गया कि कार्यपालिका करने लगी है, और इस तरह से कार्यपालिका सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अंग बन गया। चाहे हम ब्रिटेन को देखें या अमेरिका को देखें या भारत को देखें, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के हाथ में सरकार का नेतृत्व है, जो अपने जो उनके अनुयायी हैं उन पर दल प्रणाली और संरक्षण के माध्यम से नियंत्रण रखते हैं। और इन सारी स्थितियों ने व्यवस्थापिका क्षेत्र की जो स्वायत्तता है, जो अधिकार है, उसको कम कर दिया है। अगर हम संसदीय व्यवस्था की बात करें तो प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल पर अपना पूरा अधिकार रखते हैं और इस आधार पर जो व्यवस्थापिका की शक्ति है वो मात्र एक औपचारिकता बन के रह गई है। जैसा कि ग्रीव्स ने कहा, ग्रीव्स ने ये बात ब्रिटिश शासन प्रणाली के बारे में कही, जो लगभग विश्व के सभी देशों की कार्यपालिकाओं पर लागू होती है, कि कार्यपालिका व्यवहार में हमारे विधि निर्माण तंत्र में प्रथम सदन बन गई है। हम लोग जब कार्यपालिका को देखते हैं तो हम उसमें सिर्फ प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल या राष्ट्रपति ही नहीं देखते, बल्कि वो सभी अधिकारी, कर्मचारी या एजेंसीज देखते हैं जो किसी भी तरह से राज्य की जो आवश्यकता है या राज्य के जो कानून हैं या राज्य के जो संकल्प है, इच्छाएं हैं, उनको लागू करती है। जैसा गार्नर कहते हैं, गार्नर कहते हैं एक व्यापक अर्थ में कार्यपालिका में वे अधिकारी और एजेंसियां भी आ जाती हैं जिनका राज्य के संकल्प को लागू करने से संबंध है। और ये कौन सी है? ये वो है जिन्हें व्यवस्थापिका ने कानून के रूप में परिणित किया है। उन्हें लागू करने का कार्य न केवल प्रधानमंत्री, उसका मंत्रिमंडल करवाता है, बल्कि ये जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वे भी इस कार्य को करते हैं। कार्यपालिका शब्द का जो प्रयोग है वो 2 अर्थों में किया जाता है। कार्यपालिका शासन की वो धुरी है जिसके चारों ओर सारा प्रशासनिक तंत्र घूमता है। गिलक्राइस्ट कहते हैं, कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानून में अभिव्यक्त जनता की इच्छा को क्रियान्वित करता है। इसका अर्थ जो है
वो दो रूपों में लिया जाता है, एक व्यापक अर्थ में और एक संकुचित अर्थ में। व्यापक अर्थ में अगर हम बात करें तो इसमें राज्य के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद और सारे प्रशासनिक कर्मचारी अधिकारी आ जाते हैं। सभी कार्यरत संस्थाएं और एजेंसियां आती हैं जिनका संबंध राज्य की इच्छा के क्रियान्वयन से संबंधित है, जो विधि के रूप में निर्मित और व्यक्त की जाती है। ब्रिटेन में और अमेरिका में ये जितने भी अधीनस्थ प्रशासनिक कर्मचारी अधिकारी हैं उनको स्थायी सेवा कहा जाता है। जैसा कि गार्डनर की परिभाषा में भी हमें दिखाई दिया कि वो कहते हैं कि व्यापक और सामूहिक अर्थ में कार्यपालिका विभाग के अंतर्गत वो सभी अधिकारी, राज्य कर्मचारी और एजेंसियां आती हैं जिनका कार्य राज्य की इच्छा, जिसे व्यवस्थापिका ने निर्धारित कर कानून के रूप में व्यक्त किया है, कार्य रूप में परिणित करना है। लेकिन अगर हम इसे संकुचित अर्थ में समझें तो उसमें कार्यपालिका में वही व्यक्ति आते हैं जो मूलतः नीति का निर्धारण करते हैं, योजना बनाते हैं और कानूनों का क्रियान्वयन करते हैं। इसे मोटे तौर पर राजनीतिक कार्यपालिका कहा जाता है। इस रूप में अगर हम देखें तो इंग्लैंड में सम्राट, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल आता है। भारत में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल आता है। और अमेरिका की अगर हम बात करें तो उसमें राष्ट्रपति और उसका मंत्रिमंडल इस प्रकार की कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। हम लोग दोनों ही तरह से इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि कार्यपालिका का अध्यक्ष और उसका प्रमुख सहयोगी तंत्र शासन को चलाता है, राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करता है और स्थायी प्रशासक जो है वो राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उनको ईमानदारी से परिणित करे, ऐसा माना जाता है। और इसलिए कार्यपालिका और प्रशासनिक विभाग के बीच एक विभाजक रेखा लगभग सभी देशों में खींची जाती है, क्योंकि जो प्रशासनिक विभाग के कर्मचारी अधिकारी हैं वे स्थायी सेवा के होते हैं और जो कार्यपालिका होती है वे राजनीतिक रूप से चुने हुए होते हैं। जैसा विलोबी कहते हैं, कार्यपालक शक्ति का कार्य सारी सरकार का प्रतिनिधित्व करना और यह देखना है कि इसके विभिन्न भाग कानूनों का उपयुक्त ढंग से पालन करें। प्रशासनिक कार्य यह है कि जिस कानून की घोषणा विधायी अंग और जिसकी व्याख्या सरकार के न्यायपालिका अंग द्वारा की गई है उसे वास्तव में कार्य रूप में परिणित किया जाए। तो इस तरह से प्रशासनिक कार्य और कार्यपालिका जो राजनीतिक है दोनों मिलकर के व्यवस्थापिका द्वारा बनाए हुए कानूनों को लागू करने का कार्य करते हैं। अब देखते हैं कार्यपालिका के प्रकार। पूरे विश्व में एक सा कार्यपालिका का मॉडल नहीं है। हमें बहुत तरह की कार्यपालिकाएं विश्व में देखने को मिलती है। सबसे पहला प्रकार है राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका। दूसरा है संवैधानिक एवं वास्तविक कार्यपालिका। तीसरा है एकल और बहुल कार्यपालिका। चौथा है वंशानुगत और निर्वाचित कार्यपालिका। पांचवा है उत्तरदायी और अनुत्तरदायी कार्यपालिका। हम इसे विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका। जैसा अभी हमने बात की, राजनीतिक कार्यपालिका जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं और ये जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं इनका कार्यकाल निर्वाचन पर निर्भर करता है, जबकि जो स्थायी कार्यपालिका है उनकी नियुक्ति की जाती है और उनका कार्यकाल सरकारी सेवा में अवकाश ग्रहण करने की आयु से अवकाश प्राप्त करने की आयु तक रहता है। ये पूरी तरह से स्थायी प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी होते हैं जो राजनीतिक कार्यकारिणी को अपना सहयोग देते हैं। जैसे भारत का उदाहरण लें तो भारत में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद राजनीतिक कार्यपालिका है, तो वहीं पर आईएएस और अन्य प्रशासनिक अधिकारी और राज्यों में मौजूद अन्य प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी स्थायी कर्मचारी की श्रेणी में आते हैं। दूसरा प्रकार लेते हैं संवैधानिक और वास्तविक कार्यपालिका। संवैधानिक और वास्तविक कार्यपालिका का जो विभेद है, जो अंतर है, ये सामान्य तौर पर हमें संसदीय शासन प्रणाली में देखने को मिलता है।
संसदीय शासन प्रणाली में दोहरी कार्यपालिका होती है। एक वो जो संवैधानिक है लेकिन जिसके पास नाम मात्र की शक्तियां हैं, जिसके नाम से राज्य चलता है, जैसे भारत में राष्ट्रपति, इंग्लैंड में सम्राट का पद। लेकिन अगर हम देखें वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के पास में होती हैं। जैसे भारत में भी ऐसा ही है और इंग्लैंड में भी ऐसा ही है। तो जो मंत्री हैं और प्रधानमंत्री हैं वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं और यही वास्तविक कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। वॉल्टर बैजहॉट जो दोनों प्रकार की कार्यपालिका है उसको गरिमामय और कुशल, यानी जो संवैधानिक कार्यपालिका है उसे गरिमामय कहते हैं और जो वास्तविक कार्यपालिका है उसे कुशल कार्यपालिका के नाम से देखते हैं। जो संवैधानिक कार्यपालिका है वो भी दो तरह की है, एक तो है पैतृक और दूसरी है निर्वाचित। जैसे अगर हम इंग्लैंड का उदाहरण लें तो वहाँ पैतृक कार्यपालिका है जो संवैधानिक है, जिसमें राजा का पद है, सम्राट का पद है, वो पैतृक है या आनुवांशिक है, जबकि भारत में राष्ट्रपति का पद निर्वाचित है। तीसरा प्रकार देखते हैं एकल और बहुल कार्यपालिका। कार्यपालिका की सारी शक्तियां अंतिम रूप से अगर एक व्यक्ति में निहित है तो वो कार्यपालिका का एकल स्वरूप है। अगर कार्यपालिका की शक्तियां कुछ व्यक्तियों की समिति में निहित होती हैं तो उसे बहुल कार्यपालिका कहा जाता है। सीएफ स्ट्रॉन्ग कहते हैं एकल कार्यपालिका वह है जिसका एक ही अध्यक्ष होता है, अन्य उसकी सत्ता में भागीदार नहीं होते। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का नेतृत्व इसी श्रेणी में आता है। ऐसी कार्यपालिका में एक ही नेता होता है और उसे पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। एकल कार्यपालिका में एक व्यक्ति के हाथ में प्रशासन की शक्तियां दी जाती हैं, जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति। कई बार एक इकाई के रूप में एकल कार्यपालिका काम करती है, जैसे इंग्लैंड और भारत में मंत्रिपरिषद। दोनों सामूहिक उत्तरदायित्व के आधार पर कार्य करती है। तो एकल कार्यपालिका में आता है अमेरिका का राष्ट्रपति, भारत, इंग्लैंड, कनाडा की प्रधानमंत्री। जब हम बहुल कार्यपालिका की बात करते हैं तो वहां पर कार्यपालिका शक्ति एक व्यक्ति की बजाय कई लोगों के हाथ में होती है। इसका उदाहरण जो है वो है स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार। वहां पर कार्यपालिका शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में होने के स्थान पर 7 व्यक्तियों की समिति में होती है, जिसे संघीय सरकार कहा जाता है। ये जो 7 सदस्य हैं इनमें से हर साल एक सदस्य को सरकार का अध्यक्ष चुना जाता है, जिसे संघ का राष्ट्रपति कहते हैं, और सभी को बराबर शक्तियां प्राप्त होती हैं। अगर हम इसके बारे में बात करें तो एकल कार्यपालिका शीघ्रता से निर्णय लेती है, शासन नीति में एक रूपता उसमें बनी रहती है, शासन में स्थिरता रहती है, कार्यवाही जो कार्य है प्रशासन में दृढ़ता से होता है और गोपनीयता बनी रहती है। अंतिम शक्ति क्योंकि एक ही व्यक्ति के हाथ में निहित है, इसलिए शासन में कार्य करना ज़्यादा सुगम है, ज़्यादा आसान है और शासन में एकता भी बनी रहती है। वुल्जे कहते हैं कार्यपालिका का एकल अध्यक्ष होने के लाभ स्पष्ट है, वो शासन में एकता और कुशलता लाने का कार्य करते हैं। वहीं बहुल कार्यपालिका का भी अपना गुण है, उसमें शक्तियों का दुरुपयोग नहीं होता, उसमें निर्णय ज़्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि सामूहिक निर्णय होते हैं, लेकिन इसमें परिवर्तन करना बहुत आसान नहीं होता। इसके बावजूद भी अगर हम विश्व में देखें तो बहुल कार्यपालिका का प्रयोग बहुत ज़्यादा सफल नहीं रहा है, क्योंकि सामूहिक नेतृत्व में सामान्य तौर पर संघर्ष और फूट की संभावना बनी रहती है। शासन में निर्णय भी बहुत आसानी से नहीं होते क्योंकि सबका उत्तरदायित्व किसी का उत्तरदायित्व नहीं है, जैसी स्थिति हर कभी उत्पन्न हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि स्विट्जरलैंड में ये क्यों सफल है, तो उसके पीछे कारण है कि स्विट्जरलैंड की जो जनता है, जो नागरिक है, वो राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक है, शिक्षा का स्तर बहुत ज़्यादा ऊंचा है और बहुत शिष्ट परंपराएं हैं
इसलिए ये प्रणाली वहाँ पर सफल है। अगला प्रकार आता है वंशानुगत और निर्वाचित कार्यपालिका का। वंशानुगत और निर्वाचित कार्यपालिका में जो शासक है, कार्यपालिका का जो प्रधान है, वो वंशानुगत रूप से यानी बिना निर्वाचन के अपने वंश के आधार पर सत्ता चलाने का अधिकारी होता है। लेकिन जहाँ लोकतंत्र है वहाँ पर निर्वाचित कार्यपालिका होती है। जैसे जापान में राजा है या इंग्लैंड में राजा है, तो वंशानुगत रूप से कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान वही है। लेकिन अगर हम वास्तविक प्रधान की बात करें तो ब्रिटेन में भी, और हम अगर जापान में देखें, भारत में देखें, तो निर्वाचित कार्यपालिका है जिनके निर्वाचन का तरीका राज्य के संविधान में दिया हुआ है। अगला प्रकार है कार्यपालिका का उत्तरदायी और अनुत्तरदायी कार्यपालिका। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि संसद से ही ली जाती है, और सामूहिक उत्तरदायित्व भी है और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी है। और संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका संसद के विश्वास पर्यंत तक ही अपने पद पर रहती है, अन्यथा संसद उसे हटा भी सकती है। इसके विपरीत जहां अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है वहां अनुत्तरदायी कार्यपालिका है, यानी वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है और उसका कार्यकाल भी निश्चित होता है। तो ये अमेरिका की व्यवस्था है, जबकि संसदीय शासन प्रणाली भारत, ब्रिटेन में मौजूद है। अब देखते हैं कार्यपालिका का चयन कैसे होता है, यानी कैसे नियुक्त इनको किया जाता है। इसके भी बहुत अलग अलग तरीके हैं अलग अलग देशों में। सबसे पहला तरीका है पैतृक यानी वंशानुगत। पैतृक कार्यपालिका का प्रधान वंश परंपरा के आधार पर उत्तराधिकारी होता है, और ज्येष्ठता का नियम इसमें सामान्य तौर पर लागू होता है। पुत्र के अभाव में निकट का संबंधी या कार्यकारी भी इस पद पर आ सकता है, और एक बार एक वंश का व्यक्ति जब राजा बन जाता है तो उसी वंश का शासक कार्यपालिका का बनता रहता है। लेकिन इस व्यवस्था को हालांकि राजतंत्र कहा जाता है, और प्राचीन काल में हम देखते हैं कि राजा ही शासक हुआ करता था, लेकिन वर्तमान लोकतांत्रिक परंपराओं में इस प्रकार के शासन को बहुत अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए जहाँ भी इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर सामान्य तौर पर शासक एक संवैधानिक प्रधान मात्र है, वास्तविक शक्तियाँ उसके पास नहीं है। दूसरा आता है जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन। प्रत्यक्ष निर्वाचन भी सामान्य तौर पर सीधे नहीं किया जाता। बोलीविया, मैक्सिको, ब्राजील और फ्रांस में राष्ट्रपति सीधे चुने जाते हैं जनता द्वारा। हालांकि ये परंपरा, ये प्रणाली लोकतंत्र की भावना के बहुत अनुकूल है, लेकिन जनता सामान्य तौर पर एक विशिष्ट पद के व्यक्ति का निर्वाचन कर सकेगी, ऐसा कई बार माना जाता है कि भावनाओं के भड़काने में आकर कई अयोग्य व्यक्ति भी ऐसे पद पर पहुंच जाते हैं। तो इसलिए सामान्य तौर पर सीधा निर्वाचन नहीं होता। तीसरा आता है परोक्ष निर्वाचन, परोक्ष या अप्रत्यक्ष निर्वाचन। इस प्रकार के निर्वाचन में एक विशिष्ट मंडल द्वारा निर्वाचन किया जाता है, या फिर पहले किसी और सरकार के अंग के लिए निर्वाचन होता है और उसके बाद वहाँ से सरकार को चुना जाता है। ऐसा बहुत सारे देशों में होता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में अगर राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद और विधानसभाओं के चुने हुए सदस्यों के माध्यम से होता है। अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो वो संसद का अनिवार्य सदस्य है, और वहाँ पर बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहाँ एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। इसलिए प्रत्यक्ष निर्वाचन से जो गलत चीज़ें उत्पन्न होती हैं वो नहीं हो पाती और विवेकपूर्ण ढंग से चुनाव हो जाता है। लेकिन इस पद्धति का ये दोष है कि निर्वाचक मंडल राजनीतिक नेताओं के हाथ में अगर है
तो ऐसी स्थिति में वो भी सही तरह से निर्णय नहीं ले पाता। अगला आता है व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन। इस पद्धति में व्यवस्थापिका कार्यपालिका का निर्वाचन करती है। विधायिका के दोनों सदनों द्वारा कार्यपालिका की अध्यक्ष या समिति का चुनाव होता है। स्विस संघीय कार्यपालिका का निर्वाचन वहाँ की विधायिका द्वारा होता है। इस प्रणाली का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जिन लोगों को मतदान का अधिकार है वे अपेक्षाकृत कुशल और योग्य हैं, लेकिन इसका दोष बहुत बड़ा है और वो है कार्यपालिका प्रधान पूरी तरह से जो विधान मंडल है उसके प्रभाव में आ जाता है और उसकी स्वतंत्रता कम हो जाती है। और अगला तरीका है मनोनयन। सामान्य तौर पर जो किसी भी राज्य का, देश का सर्वोच्च पद है उस पर मनोनयन नहीं होता। भारत में स्वतंत्रता से पूर्व जो गवर्नर जनरल थे और गवर्नर थे उनकी नियुक्ति इंग्लैंड के सम्राट के द्वारा की जाती थी, लेकिन स्वतंत्रता के बाद से ऐसा कुछ नहीं है। आजकल सिर्फ जो इकाइयां हैं भारत में, जो प्रांत हैं, राज्य हैं, उनके राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन इसके अलावा अन्य किसी पद पर नियुक्त करने का प्रावधान सामान्य तौर पर विश्व के अन्य देशों में भी नहीं है। कार्यपालिका प्रधान का कार्यकाल कितना होता है, इस पर अलग अलग विचार है, अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार है। जैसे हम देखते हैं फ्रेंच गणराज्य के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है, अमेरिका में 4 वर्ष है राष्ट्रपति का कार्यकाल, भारत में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों का कार्यकाल 5 वर्ष कार्यकाल राष्ट्रपति का है, लेकिन प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल का कार्यकाल निश्चित नहीं होता क्योंकि वो संसद के विश्वास पर्यंत तक कार्य करते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये माना जाता है कि सामान्य तौर पर सामान्य कार्यकाल जो है वो 4 या 5 वर्ष का होना चाहिए और पुनर्निर्वाचन की व्यवस्था भी होनी चाहिए, जैसा कि अमेरिका में भी है और भारत में भी है। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कार्यपालिका के अलग अलग मॉडल्स और कार्यपालिका के कार्य।